हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रिंट कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा बिहार स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज का नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के नदियों के बारे में, बिहार के झील, बिहार के नहर और बिहार के जलप्रपात, जिनसे संबंधित अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी और बिहार से रिलेटेड सीडीपीओ या अन्य एग्जाम में निश्चित रूप से इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफी विस्तृत रूप में आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं ताकि एक लंबे समय तक इसको याद भी रखा जा सके तथा इसके पीडीएफ को भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इसके रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, एक झलक देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज के इस वीडियो श्रृंखला में। सबसे पहले हम लोग रिवर के बारे में जानेंगे और मैप के थ्रू भी रिवर को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी रिवर कहां से बहती है। इसके अलावा किस रिवर का उद्गम कहां है, कहां इसकी मुहाना है, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग पार्टिकुलर रूप से अलग अलग रिवर और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख शहर है नदियों के किनारे बसे हुए, जो हमारे जलप्रपात है, हमारे झील है, उन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के रिसेंट में हुए 5-6 एग्जाम में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और आते हैं सबसे स्टार्ट में और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सीरीज को। तो बिहार आपको पता है कि एक मैदानी राज्य है और इस मैदानी राज्य के क्षेत्र में ऊपर में नेपाल स्थित है तथा नीचे में झारखंड स्थित है। ये दोनों ही क्षेत्रों से बिहार में नदियां प्रवेश करती हैं और इन्हीं नदियों के प्रवेश और नदियों के प्रवाह के दौरान बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रमुख बिंदु की ओर, जो कि बिहार में नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे बिहार को गंगा नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है। अब 2 भागों में विभाजित करने से मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार के मैप में अगर देखेंगे तो गंगा नदी इस तरह से यूपी से बंगाल की ओर जाती है और ऊपर वाला भाग जो है उत्तर का गंगा का मैदान और नीचे वाला दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में नदियों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है उत्तर में स्थित हिमालय। ये जो उत्तर का भाग है यहाँ पर हिमालय पर्वत है, जिसके कारण इस क्षेत्र से कई नदियां निकलती है और वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान बिहार में प्रवेश करती है। और दूसरा मुख्य कारण है दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में पठार है और इसी पठारी क्षेत्र से भी कई नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं। अब बात करें तो बिहार की नदियों को इनके प्रवाह के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक जो हिमालय से निकल करके आती है उसको हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं और दूसरा पठारी क्षेत्र से निकल करके आने वाली नदियों को पठारी नदी कहते हैं। ये इनके प्रवाह या उद्गम के आधार पर किया गया विभाजन है। इसके अलावा अगर हम इसके क्षेत्रवार बांटे तो उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों के रूप में भी 2 भागों में बांट सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हिमालयन रिवर्स और पठारी रिवर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको मैप को देख लें। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेपाल स्थित है और यही नेपाल क्षेत्र से हिमालयन रिवर्स जो है वो बिहार में फ्लो करती हैं और इस तरफ जो है वो झारखंड है और इस क्षेत्र से जो भी नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं वो पठारी नदियां कहलाती हैं। ये बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी का फ्लो है, जो कि बिहार में इस तरफ से प्रवेश करता है यूपी से और फिर पश्चिम बंगाल में ये निकल जाता है और इस क्रम में बिहार को 2 भागों में गंगा नदी डिवाइड कर देती है। तो हिमालयन रिवर्स में मुख्य रूप से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इन्हीं इंपॉर्टेंट रिवर्स और इनकी सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम पठारी रिवर्स की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल आदि प्रमुख रिवर्स हैं जो कि पठारी क्षेत्र या दक्षिण बिहार के क्षेत्र में बहती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हिमालयन रिवर्स
रिवर्स में और पठारी रिवर्स में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उसे निश्चित रूप से बना पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर क्षेत्र से ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर बिहार में हम लोग बात करें तो हिमालयन रिवर्स हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ में जो है वो हिमालय है और दक्षिण में इसके गंगा नदी है। और जबकि पठारी रिवर्स का फ्लो होगा वो उल्टा होगा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, क्योंकि पठार का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, वो दक्षिण में है, जिसके कारण इसका फ्लो जो है हमेशा उत्तर की ओर होगा। दूसरा है हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब होता है सालों भर पानी से भरा हुआ होना। हिमालयन रिवर्स की खासियत ये है कि इस पर बर्फ जमे होते हैं और बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर के थ्रू इसमें पानी आता है और जिसके कारण वर्ष भर यहाँ बर्फ पिघलते रहते हैं और नदियों में पानी का प्रवाह बना रहता है। जबकि दक्षिण बिहार की जो नदियाँ होती हैं उनमें बर्फ की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण वो पठारी रिवर से नाम मात्र के पानी को लेकर के ही वो फ्लो करते हैं और जब वर्षा आती है तब जाकर के उस नदी में पानी का प्रवाह तेज होता है। यानी जो पठारी नदियां हैं वो मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, यानी उसमें मुख्य रूप से वर्षा का पानी होता है और पठार क्षेत्र से निकलने वाले कम पानी की मात्रा होती है। लेकिन जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनमें बर्फ से मिलने वाला पानी भी होता है और जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा का पानी भी इसमें समाहित हो जाता है, जिसके कारण इसका फ्लो बहुत तेज हो जाता है और बाढ़ आने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा किस रिवर्स में होगी, तो हिमालयन रिवर में होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनका अपना पानी है जो कि हिमालय और बर्फ के माध्यम से मिलता है। और दूसरा हो जाता है जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो इसमें वर्षा का पानी भी समाहित हो जाता है। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण पर्वतों पर होने वाली बारिश से इन नदियों में पानी का प्रवाह और तेज हो जाता है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्र में आकर के ये बाढ़ का कारण बन जाते हैं। तो बाढ़ अधिक आएंगे किस रिवर में, हिमालयन में, और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के रिवर्स में बाढ़ आने की संभावना कम होती है। जब तक कि भीषण बारिश न हो तब तक इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये युवा नदियां हैं। युवा इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिमालय जो पहाड़ है वो सबसे नवीनतम पहाड़ में शामिल किए जाते हैं, जिसके कारण इससे निकलने वाली नदियां भी युवा नदियां होती हैं। जबकि पठार काफी प्राचीन है और उसमें से जो निकलने वाली नदियां हैं वो वृद्ध नदियां हैं, यानी बुजुर्ग नदियां हैं जो काफी प्राचीन है। जबकि हिमालयन रिवर्स जो है वो काफी नवीन और युवा नदी माने जाते हैं। इसके अलावा युवा नदी होने के कारण ये इठला करके चलती हैं और इस तरह का शेप बनाती हैं, सांप के जैसे शेप में ये चलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स अधिक होता है, तो ये तोड़ते हुए मिट्टियों को कटाव करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। जबकि जो पठारी नदियां होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, बहुत ज्यादा उसमें घुमाव नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि एक शाखा अगर निकलती है तो उसकी शाखा कई क्षेत्रों में बंटते हुए चलती है इस तरह से। इसका रीजन होता है पानी का फ्लो अचानक बढ़ जाना, घट जाना, तो जिसके कारण ये होता है। अगर आप कोसी नदी के मैप को देखेंगे गूगल मैप से भी खोल करके तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। ये रीजन होता है कि जब हिमालय से नदियां नीचे उतरती हैं तो काफी तेजी में फ्लो करती हैं, इसके कारण वो मिट्टी का कटाव करती हैं और कई शाखाओं में, पतली पतली शाखाओं में बन करके चलने लगती है। लेकिन जो पठारी नदियां हैं उनमें पानी का फ्लो इतना तेज नहीं होता है, इसलिए वो एक सीध में जो रास्ता उनको मिल गया है उसी रास्ते में चलते हैं, यानी ये रास्ता नहीं बदलती हैं पठारी नदियां। वहीं जो हिमालयन नदियां हैं वो अपने मार्ग बदलने और रास्ता बदलने के लिए ही जानी जाती है और यही कारण है कि कोसी इतना ज्यादा मार्ग बदलती है कि उसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस जिसमें हम लोगों ने हिमालयन रिवर्स और पठारी रिवर्स के बारे में जाना। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। इसमें हम लोग बिहार के मैप के थ्रू हम लोग रिवर को देख करके रिवर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की स्थिति आप देख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नेपाल क्षेत्र आपने अभी जान लिया है, ये हमारा पठारी झारखंड क्षेत्र है। इसके अलावा इस तरफ हमारा उत्तर प्रदेश और उस तरफ वेस्ट बंगाल है। अगर हम ऊपर से प्रमुख नदियों को देखें तो ये नदी जो है ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है और ये बिहार में आकर के जो है गंगा
नदी में मिल जाती है। इसके अलावा ये जो रिवर है ये गंडक के नाम से जानी जाती है और इसी के पास से निकलती है, वो आगे जाकर के बूढ़ी गंडक नदी के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा जो है ये बागमती के नाम से और ये कोसी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक नदी है वो महानंदा के नाम से जानी जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो रिवर है जो कि बॉर्डर बनाती हुई चलती है, इसको हम लोग कर्मनाशा कहते हैं। यहाँ पे सोन नदी है जो कि दक्षिण बिहार में एक प्रमुख नदी है। इसके अलावा पुनपुन और फल्गु जाकर के आपस में मिल जाती है और फतुहा के पास जाकर के जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां भी जो है वो बिहार के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती हैं, जिसमें क्यूल है, अजय है आदि नदियां, छोटी छोटी नदियां देखने को मिलती है। और ये जो बीच से नदी गुजर रही है ये है गंगा नदी, जो कि बिहार को दो पार्ट में विभाजित कर देती है। तो इस मैप को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके पॉइंट्स को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग नदियों का नाम दिया है, इसके उद्गम क्षेत्र का नाम दिया है, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है। उसके बाद है इसका संगम एवं मुहाना, यानी ये कहां पर जाकर के मिल जाती है। और फिर उसके बाद देखेंगे बिहार में इसकी लंबाई, यानी इस लंबाई क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल जाती है और बंगाल जाकर के फिर वो जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसकी एक शाखा हुगली जो है वो बंगाल से होते हुए ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बिहार में ये पूछा जाता है कि गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो कहाँ प्रवेश करती है, तो ये एक बहुत बार पूछा गया है। तो ये है चौसा, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जो है वो चौसा बक्सर से होता है और यह जाकर के गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बिहार में इसका प्रवाह जो है यह 445 किलोमीटर है, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। तो यानी ये पूछा जा सकता है आपको कि गंगा नदी की लंबाई बिहार राज्य में कितनी है, तो 445 किलोमीटर और पूरे भारत में इसकी लंबाई 2525, यानी वो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा घाघरा की बात करते हैं तो घाघरा जो है ये एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि बिहार के बाएं साइड से बॉर्डर बनाती है। यह तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और पहले यूपी आती है, यूपी के बाद वह बिहार में आकर के गंगा नदी में सारण जिले में आकर के मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई काफी कम है, ये 83 किलोमीटर क्षेत्र ही बिहार में है। इसके अलावा गंडक जो कि काफी महत्वपूर्ण नदी है और यह गंडक नदी जो है यह नेपाल क्षेत्र में निकलती है और बिहार और यूपी के सीमा पर यह प्रवेश करती है भारतीय क्षेत्र में और यह गंगा नदी में सोनपुर के पास आकर के मिल जाती है। ये लगभग बिहार में 260 किलोमीटर लंबी नदी के रूप में प्रवेश करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके टेबल आपको जो है पीपीटी के रूप में जो है पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बूढ़ी गंडक नदी की बात करें तो ये सोमेश्वर पहाड़ी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी है, तो ये बिहार से ही निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से, और सोमेश्वर पहाड़ी से निकल करके गंगा के क्षेत्र में आकर के खगड़िया जिला में आकर के ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही गंगा में समाहित हो जाती है और इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। तो बिहार में ही निकलने वाली सबसे लंबी नदी में से ये प्रमुख है। आते हैं नेक्स्ट कुछ उत्तर बिहार की नदियों की ओर ही। ये सभी उत्तर बिहार की नदियों को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग बागमती को देखते हैं। बागमती नदी जो है ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में जा करके ये समाहित हो जाती है। पहले ये कमला में मिलती है, फिर कमला कोसी की सहायक बन जाती है और फिर कोसी जाके कुर्सेला में जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 394 किलोमीटर मानी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कमला नदी की ओर। तो कमला जो है ये कोसी की सहायक नदी है और यह भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में मिलती है और कोसी फिर जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है। कोसी नदी की बात करें तो यह बिहार का शोक भी माना जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी के रूप में जाना जाता है।
यह भी नेपाल से ही निकलता है और नेपाल में गुसाई स्थान है, ये नेपाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ये काफी लंबी नदी मानी जाती है, लगभग इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। इसकी काफी लंबाई जो है नेपाल से क्रॉस करने के बाद ये पहाड़ के ढलानों से उतरते हुए बिहार में प्रवेश करती है और कुर्सेला जो कि कटिहार में है वहां जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर मानी जाती है। महानंदा जो कि बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित नदी है, यह जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले से निकलता है और फिर आकर के किशनगंज होते हुए बिहार में प्रवेश करता है और फिर यह बिहार को छोड़ते हुए चला जाता है बंगाल और बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सबसे पूर्वी है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महानंदा से सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो चूंकि ये पूर्णिया क्षेत्रों से होकर के बहता है जिसके कारण इससे बाढ़ आने की संभावना पूर्णिया में सबसे ज्यादा होती है। तो ये थे उत्तर बिहार की कुछ नदियां जिनके उद्गम और मुहाने और इसके लंबाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देखा। अब आते हैं दक्षिण बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को जो कि कहां से निकलती है और कहां जाती हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मनाशा जो कि एक बिहार के सबसे पश्चिमी हिस्से पे होता है। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो यह जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाते हुए आती है और चौसा के पास यह जो है मिल जाती है गंगा में और यह विंध्य पहाड़ी से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। इसके अलावा सोन नदी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में जो है वहां से निकलती है और वह आकर के गंगा दानापुर में मिल जाती है। दानापुर के पास जो गंगा नदी है वहां पर आकर के ये मिल जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमरकंटक वो क्षेत्र रहा है जहां से 3 नदियां 3 दिशा में निकलती है, नर्मदा, महानंदा और सोन। तो इस तरह से जो है महानदी और सोन, तो ये सोन नदी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार में प्रवेश करने के कारण ये काफी चर्चित भी रही है। इसमें से सोने की प्राप्ति हुआ करती थी। इसके अलावा भी बालू खनन के लिए जो है ये काफी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन काफी इंपॉर्टेंट रिवर में से है। ये झारखंड के पलामू से निकलती है और गंगा नदी में आकर के फतुहा के पास मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे तो इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा फल्गु जिसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद गया के पास से होते हुए आती है और जहां पे फतुहा में पुनपुन मिलती है उससे पहले ही ये पुनपुन में मिल जाती है और पुनपुन में के सहारे ये गंगा नदी में फतुहा के पास ये नदी भी समाहित हो जाती है। इसके अलावा अजय नदी की खासियत ये है कि ये जमुई जिले में निकलती है बिहार में और बिहार से निकल करके ये वापस बंगाल की ओर चली जाती है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि दक्षिण बिहार में वो नदी जो कि निकलती बिहार में है लेकिन चली जाती झारखंड की ओर है, क्योंकि ज्यादातर झारखंड की नदियां निकल करके बिहार में आ रही हैं। ये एक इकलौती नदी ऐसी भी है जो निकलती बिहार में है और चली जाती झारखंड की ओर है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है अजय नदी। इसके अलावा किउल नदी है जो कि हजारीबाग जिला झारखंड में निकलती है और यह लखीसराय के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है और किउल नदी जो है वो वर्षा के दिनों में ही पानी ज्यादा होता है, आम दिनों में इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा एक और है सकड़ी नदी जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से ही निकलती है और किउल नदी में आकर के मिल जाती है और बाद में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो ये कुछ थे दक्षिण बिहार के इंपॉर्टेंट रिवर्स और पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो थे उत्तर बिहार के इंपॉर्टेंट रिवर्स। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग नदियों की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फीचर्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिवर के साथ, गंगा नदी के साथ। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। इसमें बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 445 किलोमीटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस गंगा नदी का नामकरण कैसे होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देवप्रयाग जो एक जगह है जहां पर हम लोग, एक दार्शनिक जगह भी है, धार्मिक जगह है, वहां पर अलकनंदा और भागीरथी नाम से 2 नदियां आती हैं। जब ये मिलती हैं तो उसके बाद ही इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। और ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि किन 2 नदियों के संगम से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है, तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, दोनों नदियों के मिलने के बाद ही इसका नाम गंगा रखा गया है।
गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और प्रवाह तंत्र का आधार है। यानी बिहार में या किसी भी क्षेत्र में नदी और उसकी सहायक नदियों को संयुक्त रूप से उस क्षेत्र का जल संसाधन का प्रवाह तंत्र कहा जाता है। बिहार में अगर बात करें तो गंगा सबसे प्रमुख नदी है और बाकी सारी नदियां उसकी सहायक है, चाहे वो उत्तर से आके मिले चाहे दक्षिण से आके मिले, और इन सभी के माध्यम से वह बिहार में अपने प्रवाह तंत्र को जन्म देती है। तो यानी बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अगर कोई है तो वो है गंगा। गंगा नदी जो है वो भोजपुर जिले से प्रवेश करती है एवं सारण जिले से सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और फिर कटिहार और भागलपुर का सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर बंगाल क्षेत्र में चली जाती है। तो बिहार के पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है और पूर्वी भाग से बाहर निकल जाती है। गंगा की सहायक नदियों में अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। इसके अलावा दक्षिण से बात करें तो सोन, पुनपुन, फल्गु आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है। महानंदा नदी और अजय बिहार से बाहर जाकर के गंगा में मिलती हैं। जैसे हमने अभी बताया कि जो महानंदा नदी है वो दार्जिलिंग से निकल करके बिहार में आती है, लेकिन फिर वो बिहार से बाहर बंगाल में चली जाती है और मिल जाती है। अजय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अजय दक्षिण बिहार में निकलती है, लेकिन वो झारखंड हो जाती है, फिर झारखंड से बंगाल और फिर जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो यानी ये दो नदियां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग व्यू से इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये गंगा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बिहार और इससे रिलेटेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए इसके अगले पॉइंट पे आते हैं और कुछ अन्य नदियों, जिसमें घाघरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस क्रम में हम लोगों ने नदियों को पढ़ा था लेफ्ट टू राइट, उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। घाघरा के बात करें तो यह मानसरोवर जो तिब्बत क्षेत्र में है वहां से ये निकलती है और बिहार में सीवान में जो है इसका प्रवेश होता है और बाद में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए सारण में गंगा में मिल जाती है। सारण में जहां पे ये गंगा में मिलती है वहां पे छपरा जो है वो शहर जो है वो स्थित है। तो घाघरा और गंगा का जो संगम क्षेत्र है वो छपरा शहर के पास स्थित है। इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सरयू, यूपी में इसे सरयू कहा जाता है। इसके अलावा गोगरा, करनाली जो कि नेपाल में नाम दिए गए हैं, इस नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। बिहार में यह मुख्य रूप से घाघरा नदी के नाम से ही प्रचलित है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, ये एक कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि यूपी में है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें से राप्ती और शारदा को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि राप्ती, शारदा और छोटी गंडक, भेड़ी किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं गंडक नदी की ओर, जो कि एक इंपॉर्टेंट नदी है। गंडक नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो वहां पे एक डैम बनाया गया है जिसे हम लोग जो है भैंसालोटन या वाल्मीकि नगर डैम के नाम से जानते हैं। इस डैम के 36 पिलर है, जिसमें से 18 पिलर इंडिया में और 18 पिलर नेपाल में है और यह भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना थी। हालांकि इस पर संपूर्ण व्यय जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था। आइए गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। तो यह काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। अन्य नाम इस नदी का है वो है नारायणी, जो कि मैदानी भाग में जब बिहार में प्रवेश करती है तो इस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सप्त गंडकी और सालीग्रामी भी कहा जाता है। सालीग्रामी इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं जिसे सालीग्राम कहा जाता है। ये सालीग्राम का पत्थर इसी नदी में पाया जाता है और इसी कारण से इसको सालीग्रामी नदी भी कहा जाता है। इस पत्थर को जो है काफी ज्यादा धार्मिक महत्व के कारण जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गंडक की मुख्य शाखा जो है वो धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय जो है गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन जो कि पश्चिमी चंपारण में है वहां से यह प्रवेश करती है। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है लगभग 45 किलोमीटर तक जो है वो बाउंड्री बनाते हुए आती है और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। सहायक नदियों में बात करें तो काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक पहले हुआ करती थी जो, उसके अलावा मरसी गंडकी आदि जो है इसकी सहायक नदियों में शामिल है। तो ये थे कुछ गंडक नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आते हैं कुछ अन्य नदियों को लेकर के।
इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं बूढ़ी गंडक नदी की ओर। बूढ़ी गंडक नदी को बूढ़ी गंडक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो गंडक नदी का रास्ता था उसने छोड़ करके दूसरा रास्ता बना लिया। तो जो पहले वाला रास्ता था उस रास्ते से नई नदी निकली और इसको नाम दे दिया गया। क्योंकि ये पुरानी रास्ते पर ये नदी बह रही है इसलिए इसको जो है बूढ़ी गंडक कहा जाने लगा। तो बूढ़ी गंडक को बूढ़ी गंडक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गंडक के द्वारा छोड़े गए रास्ते से गुजरती है और गंडक ने नए रास्ते खुद तैयार कर लिए। तो बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हिमालय का जो बिहार में हिस्सा है उसे हम लोग सोमेश्वर पहाड़ी के रूप में जानते हैं। इसके पश्चिमी भाग से निकल करके यह पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये एक लंबा रास्ता तय करती है बिहार में, लगभग 394 किलोमीटर की 320 किलोमीटर की दूरी जो है इसके द्वारा तय की जाती है। अन्य नाम तो इसको सिकराना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में मसान, बालोर, त्यूर और धनौती जो है इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहां से मसान वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी तक। बागमती नदी में आते हैं तो यह नेपाल में जो है वो हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और सीतामढ़ी में जो है यह बिहार में पहली बार प्रवेश करता है। फिर उसके बाद शिवहर और आगे बढ़ते हुए जो है ये दरभंगा होते हुए और समस्तीपुर को भी टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी लेकिन अब यह कमला नदी से जो है जा करके मिल जाती है। यानी पहले ये नदी जो है, अभी जो भी मैप आपने देखा या देखते होंगे उसमें ये दिखाता होगा कि बागमती नदी आकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, लेकिन इसने रास्ता बदला है और रास्ता बदलने के बाद अब यह जाकर के कमला की सहायक नदी बन जाती है और कमला के थ्रू जाकर के कोसी में मिल जाती है और फिर कोसी के थ्रू गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये है कहानी बागमती की। सहायक नदियों में बात करें तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हालांकि ये सहायक नदियां बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में जो है काठमांडू और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है यह इसी नदी के किनारे है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बागमती। इसके अलावा ये बाढ़, सिंचाई सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आते हैं नेक्स्ट कुछ नदियों को देखते हैं। इसमें है कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। यानी नेपाल में ये काफी लंबी दूरी तय करने के बाद बिहार में आता है। तो 7 तरफ की अलग अलग धाराएं आकर के मिलती है, फिर ये कोसी बनता है और वह फिर बिहार में प्रवेश करता है। तो आप सोच सकते हैं कि 7 धाराओं से मिलने के कारण इसमें जल की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि जब ये पहाड़ से मैदानी इलाकों में उतरती है तो काफी ज्यादा फोर्स होता है। फोर्स होने के कारण ये मिट्टियों का कटाव करता है, मार्ग बदल देता है और कई बार जिधर रास्ता दिखता है उधर से चल देता है। तो सांप की तरह कई रास्ते बनाते हुए यह बिहार में भी चलती है। तो इसी कारण से कोसी अपने मार्ग परिवर्तन करता है और बाढ़ के लिए कुख्यात है और इसीलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कह करके इसे संबोधित किया जाता है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा कोसी पर भी डैम है। जैसे हम लोगों ने वाल्मीकि नगर डैम की बात की तो कोसी डैम है। ये कोसी डैम लगभग 1958 में शुरू हुआ था और 1962 तक जाकर के बना था। कोसी परियोजना के अंतर्गत जो है हनुमान नगर में जो है नेपाल में जो हनुमान नगर पड़ता है वहां पर एक बांध बनाया गया और वहां से नहरें निकाली गई है। आगे हम लोग नहरों पर जब चर्चा करेंगे तो उसमें मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये नहर परियोजना या डैम परियोजना काम करती है। अब आते हैं महानंदा, जो कि उत्तर बिहार की सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दार्जिलिंग जिले से निकल करके किशनगंज जिले होते हुए बिहार में मुख्य रूप से पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये चली जाती है बंगाल में और बंगाल में मालदा में जाकर के जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको चेहरे पे यानी आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको मैप में दिखना चाहिए कौन सा नदी किधर से जा रही है, कहाँ पहुंच रही है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको एकदम दिखने चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, मैप को देखते हैं, आप अपने फैक्ट्स को देखते हैं तो आपको एक आईने की तरह चीजों झलकनी चाहिए, तभी जाकर के लगता है कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है।
इसके अलावा बात करें तो यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है और इसकी सहायक नदियों में पेनौर, नागर और बालासर नदी शामिल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें और बात दक्षिण बिहार की नदियों की ओर, और दक्षिण बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कर्मनासा, जो कि बिहार के सबसे सीमावर्ती क्षेत्र में, जो कि यूपी की तरफ से बॉर्डर है, उसमें लेफ्ट साइड से ये दक्षिण बिहार की सबसे पहली नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है वो कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र से होती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए यह जो है वो बिहार में प्रवेश करती है और चौसा बक्सर के पास आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कई बार यूपी से सीमा बनाने वाले नदियों से रिलेटेड भी पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि जो गंडक नदी है वो, इसके अलावा घाघरा, इसके अलावा कर्मनाशा, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो कि सीमा बनाती हैं मुख्य रूप से यूपी के साथ और फिर आकर के तीनों ही गंगा नदी में मिल जाती हैं। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। इसके अलावा कर्मनाशा के बारे में कहा जाता है कि यह एक अपवित्र नदी है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने के बाद आपके जो कर्म हैं वो नाश हो जाएंगे। तो बिहार में दोनों ही ऑप्शन है। जैसे कर्मनाशा नदी के बारे में कहा जाता है कि यदि आपके बहुत ज्यादा कर्म हो गए हैं, पुण्य हो गए हैं, तो आप वहां अगर नहाते हैं तो आपके नाश हो जाएंगे। और गंगा नदी ऐसा है जहां आपने बहुत सारे पाप कर लिए हैं और उसमें नहाएंगे तो वो नाश हो जाएंगे। तो यानी बिहार के लोगों के पास दोनों ही ऑप्शन है कि अगर उनके पास पुण्य ज्यादा है तो वो कर्मनाशा में नहा ले और अगर पाप ज्यादा हो गया है तो वो गंगा में नहा ले। चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं, सोन नदी की ओर आते हैं। सोन नदी में ये एक इंपॉर्टेंट नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मैकाल श्रेणी का हिस्सा है, वहां से निकलती है। यह रोहतास में बिहार में और गढ़वा जिला जो झारखंड का है उसके बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद जो है यह बिहार में जो है इसके ऊपर जो है एक डैम भी बनाया गया है। इसके अलावा यह भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, जो कि दानापुर के पास है, वहां आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद जो है यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक है, क्योंकि यमुना नदी, जो कि भारतीय स्तर पर हम लोग देखें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन मानी जाती है, तो यमुना मानी जाती है। और इसके अलावा दक्षिण से आकर के दूसरी सहायक नदी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो है सोन नदी, जो कि अमरकंटक से लेकर के जो है वो बिहार तक का यात्रा तय करती है, तो जिसके कारण वो सबसे दूसरी लंबी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सोन नदी पर डेहरी में बांध बनाया गया है, जो कि बैराज के रूप में जाना जाता है और यहां से नहरें निकाली गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बाणसागर में बांध बनाया गया है। बिहार में 3 नदियों पर डैम बनाए गए हैं, जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना संचालित की जाती है, जिसमें गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी शामिल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सोन नदी की नहरों ने भोजपुर के मैदान को, जिसमें कैमूर, रोहतास और बाकी हिस्से आते हैं, उनको शुष्क क्षेत्र से बिहार का मुख्य जो है वो चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। ये क्षेत्र वैसे क्षेत्र थे जहां वर्षा कम प्राप्त होते थे, लेकिन नहरों के इस जाल ने बिहार में रोहतास और अन्य क्षेत्रों को इतना उपजाऊ बना दिया है कि यह चावल उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार की नदियों में पुनपुन नदी है। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। औरंगाबाद, जहानाबाद, गया होते हुए ये फतुहा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी में मोरहर, मादर और दरधा नदी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। ये दोनों ही नदियां जो है वो इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियों में। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख है, क्योंकि पहली सबसे प्रमुख कौन हो जाती है, सोन नदी। सोन नदी जो है वो अपने पहले प्राचीन काल में सोना उत्पादन और वर्तमान में बालू उत्पादन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। फल्गु नदी की बात करें तो यह हजारीबाग के पठारी क्षेत्र से निकलती है और लीलाजन निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में प्रवेश करती है और गया होते हुए पुनपुन नदी में मिलती है और फिर पुनपुन के साथ जाकर के जो है ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। गया में फल्गु नदी के पास जो है वो विष्णुपद मंदिर स्थित है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। यह प्राचीन काल में ही बनाया गया था, पालों के समय में बनाया गया था।
जहां पितृपक्ष के दौरान जो है वो लाखों संख्या में हिंदू धर्म के लोग जो है वो एकत्रित होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अपने पूर्वजों को पिंडदान देते हैं। इसके अलावा फल्गु नदी जो है वो उसके किनारे पे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके लिए भी वो काफी ज्यादा फेमस है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और वर्तमान समय में हिंदू धर्म के पिंडदान से संबंधित पितृपक्ष के लिए ये ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा अन्य नदियां अगर दक्षिण बिहार में देख लें तो क्यूल, पंचाने, सकड़ी, अजय जिसके बारे में हमने पढ़ा कि उल्टी धारा में चलता है, चंदन, धाधर, चानन आदि छोटी छोटी नदियां हैं जो पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं और इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। अभी हम लोग स्टार्ट में भी पढ़े थे कि पठारी नदियों में जल प्रवाह कम होता है। आते हैं अब हम लोग इस क्षेत्र से बाहर बढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं बिहार में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। तो थोड़ा मैप पे आपको दिखना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, कहाँ पे वो किससे मिल रही है, कहाँ पे कौन सा शहर इकट्ठा हो रहा है। तो मैप अगर आपके सामने से, आंखों के सामने से गुजरता है, इसका मतलब आप सिंसियर हैं, आपके पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन है और आप जो पढ़ते हैं वो आपको समझ में आता है। तो थोड़ा सा मैप पे फोकस होना चाहिए। पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे है, इसके अलावा मोकामा भी गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है। छपरा की बात करें तो घाघरा नदी प्लस गंगा के संगम पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर गंगा नदी में जाकर के घाघरा मिल जाती है। इसके अलावा बक्सर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है, मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे है। तो यानी ये जो प्रमुख शहर है जो कि हमारे गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा हाजीपुर जो है ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। सोनपुर भी गंडक नदी के तट पर स्थित है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। खगड़िया जो है ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे है। समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। दरभंगा की बात करें तो ये बागमती नदी के तट पे स्थित है। गया जो है ये फल्गु नदी के और फतुहा जो है ये पुनपुन नदी के और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, इसलिए इस चार्ट को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैप पे देख लीजिएगा तो ये हमेशा याद रहेगा और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट आते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात वाटरफॉल क्या होता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों से कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। जब नदी ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ों से नीचे गिरने लगती है तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। बिहार में भी कुछ छोटे मोटे जलप्रपात है जिनसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ककोलत जो कि सबसे फेमस है और यह नवादा जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर मानी जाती है। हालांकि बिहार में जो सबसे ऊंची है वो है दुर्गावती जलप्रपात जो कि रोहतास जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। तो किस जिले से संबंधित है ये जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। ककोलत लास्ट में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तेलहर जलप्रपात जो है ये कैमूर में है। करकट जलप्रपात जो है ये भी कैमूर में है। तो जितने भी कैमूर वाले हैं वो एक साथ करके याद कर सकते हैं। कर्मनाशा, चूंकि कर्मनाशा नदी से संबंधित है, ये बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये सासाराम में है और मंझर कुंड जलप्रपात ये भी सासाराम में है। अगर आपका जिला पूछेगा तो आप इसको रोहतास कर दीजिएगा और यहां से याद हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो बिहार में पाए जाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो दुर्गावती और ककोलत है यहीं से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। हालांकि बाकी भी थोड़ा सा याद जरूर रखना है क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि झील क्षेत्र बिहार में मुख्य रूप से ऑक्सबो लेक है, जो नदियां ऐसे ऐसे मचल करके चलती हैं और इसके दौरान जो है वो कई बार ये हिस्सा कट करके और नदी इधर से निकल गई तो ये वाला हिस्सा पानी जमा रह जाता है। ऐसे झील को हम लोग ऑक्सबो लेक यानी जो है गोखुर झील कहते हैं। बिहार में इसको जो है हम लोग मन कह करके संबोधित करते हैं। तो इस तरह के झील विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। कांवड़ झील जो कि काफी फेमस है और यह बेगूसराय में है। हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है और बिहार का एकमात्र वेटलैंड क्षेत्र जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको 39वां रामसर स्थल बनाया गया है। गोगा बिल या घोघा झील जिसको कहते हैं, यह कहाँ है? ये कटिहार में है। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर याद रखिएगा। कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में है, ये भी काफी लंबा है। हाल ही में इसके जीर्णोद्धार को लेकर के जो है प्रयास किए जा रहे हैं।
सिमड़ी झील यह सहरसा में है और जगतपुर झील ये भागलपुर में है। घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर में है और हाल ही में इसको डेवलप किया गया है एज ए टूरिस्ट प्लेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लास्ट है अनुपम झील जो कि कैमूर में है और यह इसलिए भी यही है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ झील हैं जिनके चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से याद हो सकते हैं क्योंकि 4-5 ही हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो गीली दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में हम लोग चौर कहते हैं। जो गीली दलदली और पतले पानी का लेयर ज्यादा ना हो वैसे क्षेत्र को चौर कहते हैं। लेकिन जब नदियां अपनी मार्ग परिवर्तन करती हैं और उस दौरान जो झील बनाती हैं जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहते हैं, उसे बिहार में हम लोग मन के नाम से जानते हैं। कुछ फेमस मन जैसे कि सरैया मन है जो कि बेतिया में है, पिपरा मन है जो कि पिपरा में है और मोती झील मन जो कि मोतीहारी में स्थित है। ये सभी झील जो है वो बूढ़ी गंडक और गंडक के माध्यम से बनाए गए हैं जो कि गंडक के द्वारा रास्ता बदलने के कारण इस तरह के झील बने और ये विभिन्न शहरों में जो उत्तर बिहार के क्षेत्र है उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा क्योंकि जो मार्ग बदलने वाली नदियां होती हैं वो होती हैं हिमालयन नदियां और वो पाई जाती हैं उत्तर बिहार में। यही कारण है कि इस तरह के मन वाले झील ज्यादातर उत्तर बिहार में देखने को मिलेंगे। आइए कुछ और पॉइंट की ओर आज चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में। तो नहरें जो है वो ज्यादातर हमारे जो है वो डैम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, सकड़ी, इसके अलावा पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा मैप पे एक्सरसाइज। आइए इसको देखते हैं। ये हमने बनाया बिहार का मैप। बिहार के बीचों बीच से गुजरती है लगभग गंगा नदी। इस गंगा की 3 प्रमुख सहायक नदियों में एक है कोसी, दूसरी यहां से आती है और वो है गंडक, तीसरी यहां से आती है और यहां मिल जाती है वो है सोन। ये 3 नदियों पर बनाए गए हैं डैम प्रोजेक्ट और इसी डैम प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई गई है नहरें। कोसी में जो डैम प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से नेपाल में है और यहां से फिर 2 नहरें निकाली गई। इस तरह से जब भी होता है नदियों के प्रवाह जब पहाड़ से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं तो इनको रोक दिया जाता है डैम लगाकर और यहां पर हो जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा जगह। फिर जब पानी इकट्ठा हो जाते हैं तो इसके इस किनारे से नहर निकाली जाती है और इस किनारे से नहर निकाली जाती है और यहाँ पे डैम से थोड़ा थोड़ा करके पानी नदियों में भी छोड़ा जाता है। तो इसी तरह से बनता है कोई भी डैम प्रोजेक्ट। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे काम करता है। बिहार में 3 डैम प्रोजेक्ट है। इसमें से जैसे सोन पे है, कोसी पे जो नेपाल में है और यहाँ पे भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। यहाँ से जब बात करें हम लोग सबसे पहले गंडक की, तो गंडक से एक नहर निकाली जाती है और इसको 3 भागों में फिर आगे बांट दिया जाता है। इसी में से जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं तिरहुत, बीच में त्रिवेणी और सबसे नीचे जो है उसको कहा जाता है दोन नहर। इसके अलावा एक नहर इधर यूपी चली जाती है और यूपी में नहर से सिंचाई का काम होता है। ये है गंडक नदी पे। इसके अलावा सोन पे बात करें तो सोन में भी इस तरह से 2 नहरें निकाली गई। इसमें से छोटी छोटी शाखाएं बनाई जाती हैं और बाकी क्षेत्रों में भी सिंचाई की जाती है। इस तरह से इस वाले को कहा जाएगा पूर्वी कोसी नहर और इस वाले को कहा जाएगा पूर्वी सोन नहर और इस वाले को कहा जाएगा पश्चिमी सोन नहर। सेम उसी तरह से जब कोसी नदी है, इस कोसी नदी से भी 2 नहरें निकाली गई। इस वाले को कहा गया, चूंकि पूर्व में है तो पूर्वी कोसी नहर और इस तरफ जो निकाला गया उसको कहा गया पश्चिमी कोसी नहर। और इसमें भी छोटे छोटे नहरें बना करके इनसे सिंचाई का काम लिया जाता है। इस तरह से तो बिहार में मुख्य रूप से जो नहर श्रृंखला है ये डैम प्रोजेक्ट के तहत ही बने हैं। इसके अलावा बहुत ही सीमित मात्रा में है जो कि नहरों की जो स्थिति है वो हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं इस पे और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। त्रिवेणी नहर जो है, ये त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पे है और अभी हम लोगों ने बताया कि ये बिहार के पूर्वी भाग में बहती है और गंडक से निकल करके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि क्षेत्रों में आकर के ये सिंचाई का काम करती है। इसमें तिरहुत,
त्रिवेणी और दोन, ये तीनों नहरें एक जगह से ही निकलती हैं और तीनों गंडक पे हैं और तीनों इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई का काम करती है। सकड़ी नहर जो है वो दक्षिण बिहार में है और ये सकड़ी नदी पर है और ये मुंगेर और गया में छोटे मात्रा में ही सिंचाई का काम करती है। इसके अलावा कोसी नदी पे जो डैम बनाया गया वहां से राजापुर नहर के नाम से जो पूर्वी कोसी है उसको बनाया गया है और पश्चिमी कोसी नहर को पश्चिमी कोसी नहर कहते हैं। पूर्वी वाला जो निकलता है वो कोसी से निकल करके जो है वो अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल आदि जिलों में चला जाता है और वहां सिंचाई करता है, जबकि पश्चिमी वाला जो है वो कोसी से इस तरह से निकलता है और पश्चिमी क्षेत्र में जाता है और ये पूरब में जाता है। तो कोसी से जाकर के ये दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय आदि क्षेत्रों तक चला आता है और सिंचाई का काम करता है। तो इस तरह से ये कोसी नहर। सोन नहर से भी दो प्रकार की नहरें निकली, एक चला गया पूरब की ओर, एक चला गया पश्चिम की ओर। जो पूरब की ओर गया वो औरंगाबाद, गया, भोजपुर, पटना आदि में सिंचाई करता है और जो पश्चिम की ओर गया वो भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिले में जाकर के सिंचाई का काम करता है। इसी में से ये सारे क्षेत्र जो है आज अगर उपजाऊ है तो उसका सबसे बड़ा कारण सोन पर बनाया गया डैम प्रोजेक्ट ही है। इसके अलावा इनसे बिजली उत्पादन का काम भी लिया जाता है इस डैम प्रोजेक्ट से। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर सबसे रिलेटेड बीपीएससी में पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो अभी हम लोगों ने देखा मैप के थ्रू कि बीच में गंगा नदी है, तो उत्तर की ओर ये नदियां जाएंगी और ये उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगी। अब यहां समझना है, यहां कह रहा है उत्तर की ओर, यानी नदियां कहां की होनी चाहिए? दक्षिण की। ऑप्शन में आते हैं तो कमला कहां की नदी है? उत्तर से दक्षिण आती है। गंडक उत्तर से दक्षिण आती है। बागमती उत्तर से दक्षिण आती है और कोसी उत्तर से दक्षिण आती है। यानी इन चारों में से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाए। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर अगर कोई भी एक ऑप्शन होता जैसे सोन, पुनपुन, तो वो सही उत्तर हो जाता। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नदियों की दिशा, उनकी स्थिति समझ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आसान से डील कर सकते हैं। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 66वीं बीपीएससी में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ये जिला नहीं, प्रशासनिक, यानी ये मुख्य रूप से प्रमंडल को दर्शाया जा रहा है। तो दरभंगा मुंगेर, मुंगेर से गुजरती ही है। तिरहुत सारण, सारण से गुजरती ही है, तिरहुत से भी गुजरती है। पूर्णिया भागलपुर, तो भागलपुर से गुजरती है। कोसी और मगध, इन दोनों में अगर हम प्रमंडल को देखें तो कोसी जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत हमारा आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इस तीनों में से किसी से जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है। इसके अलावा अगर आ जाए हम लोग मगध, तो मगध में आ जाता है औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया। ये पांचों में से और इधर ये तीनों में से किसी में से गंगा नदी नहीं गुजरती है, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर आपको मैप पे इसकी स्थिति पता होगी और कहां कहां से गुजरती है इसकी स्थिति पता होगी तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को डील कर सकेंगे। नेक्स्ट जो कि 66वीं में ही पूछा गया है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यानी कहां पर नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो नहर के लिए 3 ही सेक्टर फेमस है। एक तो गंडक पे बनाया गया एरिया, दूसरा कोसी पे बनाया गया एरिया और तीसरा सोन पे बनाया गया एरिया। इसमें सबसे व्यवस्थित जो नहर प्रणाली है आज भी सोन वाला सबसे स्टेबल है। इसी के कारण इसका जो रोहतास जिला है ये सबसे बेहतर नहर सिंचित क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो बीपीएससी द्वारा रोहतास को दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है?
और जब गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है और बिहार से गुजरती है तो ये बिहार के भोजपुर में प्रवेश करके भागलपुर तक जाती है, और इस दौरान यह कितने जिलों से होकर के गुजरती है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है 21, 17, 12, 16। इसका सही उत्तर जो है वो 12 है। अगर आप चाहेंगे तो आप मैप पे से काउंट भी कर सकेंगे एग्जाम में, चूंकि ये संख्या बहुत ज्यादा है और तो इससे भी आप इसको छांट सकते हैं और इसका सही उत्तर निकल करके आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि हमारा 65th बीपीएससी में ही पूछा गया है। वो है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? ऑप्शन है बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, पटना। अब इसके लिए आपके पास दिमाग में मैप होना चाहिए। अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो पटना जिला का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब अगर यहाँ से गंगा नदी गुजर रही है तो ये जो हिस्सा है सबसे लंबा जो है, इसका हिस्सा जो है वो कहां से गुजरेगा? वो पटना से ही गुजरेगा। तो अगर आप मैप को क्लोजली वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो भी सही और सटीक बैठेगा। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन पर जाना जरूरी होता है, ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है ताकि आप सही उत्तर का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 65th बीपीएससी में ही। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो बिहार में अगर परंपरागत की बात करें तो बिहार में जो पहले छोटे छोटे नालियां बनाई जाती थी उससे सिंचाई किया जाता था, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे जहां पानी को स्टोर किया जाता था, तो उसको कहा जाता था आहार पाइन, जो कि पाइन कहलाते थे। जो ये छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी ये पाइन कहलाती थी। तो आहार पाइन नाम से ही बहुत ज्यादा प्रचलित था। नहर वगैरह जो है ये परंपरागत पद्धति नहीं है बल्कि ये आधुनिक पद्धति है जो कि अपनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है कुर्सेला में, हाजीपुर में, वैशाली में, जमालपुर में। तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आप ऑप्शन देख के भी कट कर सकते हैं कि यहाँ तो आती ही नहीं है गंगा नदी, कोसी नदी तो मिलेगी कैसे? तो कुर्सेला जो है वहां पर जाकर के गंगा नदी में जो है कोसी नदी मिल जाती है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ये 65 में ही पूछा गया है। 63rd में बात कर ले तो त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है या किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है सोन नदी, कमला नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गंडक पे जो डैम बनाया गया वहां 2 नदियां निकाली गई, नहरें। इस नहर को 3 भागों में डिवाइड किया गया और एक बना त्रिवेणी, फिर तिरहुत और फिर दोन। तो त्रिवेणी नहर की अगर हम लोग बात करें तो त्रिवेणी नहर जो है वो किस पे हो जाएगा? गंडक पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में जो है गंगा में आकर के मिल जाती है? ये 63rd बीपीएससी में ही पूछा गया है। ऑप्शन है सोन नदी, पुनपुन नदी, बालन नदी, सकड़ी नदी। तो पुनपुन जो है वो सोन जो है वो दानापुर के आकर पे मिलती है और पुनपुन है जो कि आकर के मिलती है गंगा में। ये मिलती है कहाँ पे? फतुहा के पास में, और इसकी सहायक नदी हो जाती है फल्गु, और ये दोनों आकर के जो है साथ में मिल जाते हैं फतुहा के पास में। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो कौन सा नहर प्रणाली बिहार में है? अब जैसे ऊपरी गंगा नहर, तो ऐसा तो कोई नहर ही नहीं है बिहार में। त्रिवेणी नहर ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये है। शारदा नहर ये यूपी में है। इसके अलावा पूर्वी यमुना नहर ये भी यूपी में होगा, बिहार में नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? त्रिवेणी नहर। तो जैसे ही ऑप्शंस पढ़ेंगे, अगर आपने ठीक से क्लोजली समझ लिया है, चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो आप ऑप्शन के सहारे भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन है अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो ये तीनों ही झील जो है वो बिहार में नहीं है, केवल अनुपम झील है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था झीलों की सूची में, और अनुपम झील इसका सही उत्तर है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर्स में। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पॉइंट्स को भी पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को भी पढ़ा। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखा जो कि नदी और नदी से तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। तो उम्मीद करेंगे कि ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। कैसा लग रहा है ये श्रृंखला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पे जुड़ जाइए। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज चैनल जो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको पुराने जितने भी पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगे। तो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पे आप जुड़ करके इसके पीडीएफ और बाकी पुराने पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।